हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 4A3 में आपने हेनरी विलियम के लॉ को देखा था। मैं सभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था, वहाँ तक अपने छोड़ा था। अब इसके आगे हम जा रहे हैं। पहले मैं हेनरी लॉ को वापस रिपीट करके हुए आपको बता रहा हूँ कि हेनरी लॉ किसे कहते हैं। शॉर्ट थोड़ा स्टडी किया था अपन ने बस वहाँ से, है ना। तो हेनरी लॉ किसे कहते हैं? तो विलियम हेनरी ने इस लॉ को सबसे पहले 1801 में दिया था। विलियम हेनरी ने यह लॉ हेनरी लॉ 1801 में दिया था। इसने एक्चुअली सोलिबिलिटी बताई थी किसी गैस की किसी लिक्विड में, और रिलेशन, उसका रिलेशन बताया प्रेशर के साथ। क्या था उसका लॉ देखेंगे अपन। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड डेफिनेट या गिवन मास ऑफ, डेफिनेट लिख देते हैं, डेफिनेट मास ऑफ solvent at constant temperature is proportional pressure exerted by gas on solution। यह उसकी डेफिनेशन थी। इसमें हम मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको मैथमेटिकली रूप से देखें तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर अपन क्या करेंगे? m इजिकल्स टू के एच पी। यहां पर m क्या है? वेयर m इजिकल्स टू मास ऑफ गैस और p इजिकल्स टू क्या है? प्रेशर और के एच कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, हेनरीज कांस्टेंट। एक बार ध्यान से दीजिए कि क्या है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का कहना है कि किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितनी गैस का मास डिसॉल्व होगा, वो उस गैस के द्वारा उस सॉल्वेंट के ऊपर जितना प्रेशर लगाया जाएगा उतनी गैस उसमें सोल्यूबल हो जाएगी। आप इसको बहुत अच्छी तरीके इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये दो बीकर ले रहा हूं, ये बीकर ए है और ये बीकर सपोज बी है। मैंने इस बीकर में 1 लीटर सपोज वाटर को लिया है और इसमें भी 1 लीटर वाटर है, ठीक है ना। 1 लीटर क्या है? वाटर। दोनों में
अब मैंने क्या करा, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें अपन ने गैस भर दी है, ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स और ये पिस्टन है। अब अपन क्या करते हैं कि अब गैस के मॉलिक्यूल है ना, अभी गैस इसमें सोल्यूबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं लगा हुआ है, प्रेशर नहीं लगा। अब क्या हुआ कि गैस इसके ऊपर प्रेशर, अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, तो हमने प्रेशर को बढ़ाना चालू कर दिया। सपोज ये पिस्टन यहां आ गया, पिस्टन यहां आ गया, तो इसमें मैक्सिमम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लेते हैं अपन, एज्यूमिंग कर रहे हैं ये। जैसे अपन ने प्रेशर बढ़ा दिया, तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 इसमें सोल्यूबल हो गए। हमें क्या लगा कि सारी गैस सोल्यूबल हो गई, किंतु नहीं। यहां पर क्या होता है कि करीबन 4 मॉलिक्यूल्स अभी भी यहां पर बने रहेंगे, यहां पर बने रहेंगे 1 2 3 4। तो क्या हुआ कि यहां तक के जो है आपका गैस के यहां तक क्या है, ये डिसॉल्व्ड है, डिसॉल्व्ड गैस। और ऊपर कितना है, ये वाले, ये है अनडिसॉल्व्ड गैस। इन दोनों के बीच में, जो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व के बीच में क्या जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब डिसॉल्व और अनडिसॉल्व रेट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अनडिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। तो कितने गैस के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए हैं, जितना उसके ऊपर प्रेशर लगाया गया है, जितना प्रेशर लगाया उतने मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हुए, डिसॉल्व हो गए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये हेनरी का लॉ बताता है कि जब किसी गैस के द्वारा सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाया जाता है, उतना ही गैस का मास उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसे हेनरी लॉ कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पर कितने गैस के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए हैं, वो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम स्टेट पर। और एंड में कर देता हूं, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट सीन कर देता हूं, ठीक है ना, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो यह हेनरी लॉ है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। द मास ऑफ द गैस dissolved in definite amount of mass of solvent is directly proportional to the pressure by gas at definite amount of solvent at a constant temperature. क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए क्या है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मोल फ्रैक्शन में होते तो यह लॉ कैसे अपन रिप्रेजेंट करते। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते, गैस के मॉलिक्यूल्स मोल फ्रैक्शन में होते तो हम इसको कैसे डिफाइन करते। देखिए मोल फ्रैक्शन में होते तो गैस के ऊपर लगा हुआ प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या होता है कि केवल सॉल्यूशन में यूं माना जाता है कि सॉल्यूशन में केवल रोल, अब कितना होता है नेग्लिजिबल होता है नहीं होता है वो बात अलग है, किंतु सॉल्यूशन में रोल तो दोनों का होता है, मतलब कि सॉल्वेंट का भी होता है और सॉल्यूट का भी होता है। तो ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल रोल गैस का है, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल रोल सॉल्वेंट का है। तो मोल फ्रैक्शन के समय ऐसा समझा जाता है कि फ्रैक्शन यानी कि
अलग अलग पार्ट का मिलना, उनका रोल अदा करना। तो ये मोल फ्रैक्शन में प्रेशर भी ये किसका होगा, ये सॉल्वेंट का मान लेते हैं, सॉल्यूट का मान लेते हैं, सॉल्यूट यानी गैस का मान लेते हैं। और पी भी अपन सपोज सॉल्वेंट का मान लेते हैं, तो सॉल्वेंट का प्रेशर का रोल यहाँ पर लगभग नेग्लिजिबल है। तो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको तो मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें जो दो प्रेशरों में से एक प्रेशर लिया जाता है तो इसको अपन बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डाला है। जैसे मोल फ्रैक्शन मुझे ए का चाहिए तो ये Na प्लस Nb होता है, ये मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मींस बी कंपोनेंट। तो ये भी फ्रैक्शन है, तो यहाँ प्रेशर भी फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसमें इसका कौन सा पार्ट, इसका आंशिक भाग प्रेशर, इन दोनों में से इस अंश का प्रेशर, और इनमें अगर मोल फ्रैक्शन है तो केवल अकेला एक्स ही नहीं होगा, बी भी होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन अलग, दो मोल फ्रैक्शन। इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रेशर के लिए पी ने बोलकर PA पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन यानी कि भाग, अलग अलग भाग, उनसे एक भाग, हिंदी में पार्शियल का मतलब होता है अंश, एक अंश का, ठीक है ना, क्योंकि दो अंश है प्रेशर के, दो अंश है। कब दो अंश बोले गए, जब आप गैस को भी फ्रैक्शन के रूप में ले रहे हैं, भागों में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, ये इसको मैं चलो रखा रहने देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, द पार्शियल pressure of gas is directly proportion of mole fraction of gas dissolved in definite amount of solvent at constant temperature. This is known as Henry's law. क्लियर? क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं कैमरे को थोड़ा सा घुमा देता हूं, देखिए क्या है, द पार्शियल प्रेशर of gas is directly proportional of mole fraction of gas dissolved in definite amount of solvent at constant temperature. This law is known as Henry's law. कब, जब गैस हम मोल फ्रैक्शन में लेंगे। अब तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर,
तो पी ए इजिकल्स टू के एच एक्स ए। यहां पर पी ए क्या है, वेयर पी ए इजिकल्स टू पार्शियल प्रेशर, पी ए इजिकल्स टू पार्शियल प्रेशर। where P A is equals to partial pressure and KH Henry's कांस्टेंट और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हेनरी लॉ अपन मोल फ्रैक्शन के सेंस में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां पर हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हेनरी लॉ के कुछ स्पेशल क्या क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या है उसको, और दूसरा हम देखेंगे हेनरी लॉ के लिमिटेशंस क्या है। तो हेनरी लॉ के लिमिटेशंस को देखते हैं अपन। हेनरी लॉ की लिमिटेशन, पहले इसकी जो स्पेसिफिक है वो देखते हैं। क्या है कि जो हेनरी कांस्टेंट है यानी के एच, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हेनरी के कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है कि के एच की वैल्यू, के एच की वैल्यू क्या होगा कि बढ़ जाएगी इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ये इसकी स्पेसिफिक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऑन इंक्रीजेस के एच वैल्यू, solubility of gas decreases होती जाएगी। तो ये दो इसकी स्पेसिफिक बातें हैं। तीसरी बात हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ टेम्परेचर हमने कहा बढ़ रहा है तो के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो के की वैल्यू घटेगी। चलिए यहाँ पर देखिए आप, अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। कैसे? आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने देखा था एम इजिकल्स टू के एच पी, है ना। अगर हम के एच को इधर ले आए और हम यूं कर देते हैं एम के एच इधर ले आए तो क्या हो जाएगा कि एम अपॉन पी, तो के एच इजिकल्स टू एम इंटू 1 अपॉन पी कर देते हैं।
अब इससे क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, P की वैल्यू बढ़ेगी तो इस K की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यह है एक जनरल समझने का तरीका। तो दो बातें। अब अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ, इनको रब कर रहा हूं, लिमिट पे बाद में लिख कर रहा हूं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ की लिमिटेशन कौन कौन सी हैं। पहली तो हेनरी लॉ केवल उन गैसों पे एप्लीकेबल है जो कम से कम कंसंट्रेट हो, यानी सॉल्यूशन कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए ज्यादा। सीधी बात कहने का मतलब यह है कि हेनरी लॉ डज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज हुज डाइल्यूशन इज मैक्सिमम, जिसका डाइल्यूशन ज्यादा हो तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैं लिख रहा हूं उसको भी, क्या है कि हेनरी लॉ is not applicable, this law is applicable to dilute solution, ऐसा करके लिख देता हूं। This law is applicable in dilute solution, dilute solution पे applicable है। दूसरा, इसमें जो हम गैसेस सॉल्यूट ले रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं, वो नहीं बहुत ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे तो वह कंप्लीटली और हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे। तो सेकंड यह है कि इफ gas is highly soluble, अगर highly soluble होगी तो does not obey completely Henry's law, हाईली सोल्यूबल गैसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हेनरी लॉ का फॉलो नहीं करेगी। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखिए जो गैस होती है वाटर में सोल्यूबल, जो गैस वाटर में सोल्यूबल होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यह बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है वाटर में, इसलिए हम वाटर जब कंज्यूम कर रहे होते हैं तो गैस वाटर से रिलीज हो जाती है और वो हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाती है। इसका बढ़िया एग्जांपल यूं सोचिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। जैसे ही वो लंग्स में गैस वाटर पहुंचता है तो प्रेशर रिड्यूस होने के कारण, कम होने के कारण बॉडी में वो ऑक्सीजन गैस टिश्यूज में पहुंच जाती है। अगर हाईली सोल्यूबल होती तो वाटर को छोड़ती नहीं। एक बात ये हुई सेकंड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट, जो गैसेस हैं वो नहीं रिएक्ट करनी चाहिए सॉल्वेंट से और न ही सॉल्वेंट में डिसोसिएट होनी चाहिए और न ही एसोसिएट होनी चाहिए। तो क्या है कि
gases do not react with solvent or dissociate or gases do not react with solvent or dissociate or associate in the solution तो गैसें नहीं डिसॉल्व होनी चाहिए और कंप्लीटली, और नहीं रिएक्ट करनी चाहिए, पहले यहां रिएक्ट करनी चाहिए, और नहीं एसोसिएट और डिसोसिएट होना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसको देखिए। जैसे अमोनिया, अगर हम अमोनिया को लेते हैं NH3, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह वाटर से ही रिएक्ट कर लेती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। यह अपन को मालूम है, लैब में अपन इसका यूज करते हैं। तो क्या हो गई, ये एसोसिएट हो गई, वैसे तो एसोसिएट क्या करना चाहिए, रिएक्शन ही हो गई, इसकी रिएक्ट हो गई। दूसरा, HCl को जब हम वाटर में सोल्यूबल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या कर देती है, ये वाटर के में डिसॉल्व करने पर इसका डिसोसिएशन हो जाता है क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन में। इस तरीके से गैसेस नहीं रिएक्ट करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ये लिमिटेशन है, और नहीं गैसेस एसोसिएट होनी चाहिए और नहीं डिसोसिएट होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है, वो यह है कि अगर गैसेस जो हैं, द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर हाई शुड बी हाई, देन गैस शुड शो द आइडियल बिहेवियर। ये आप इसको याद रखिएगा, गैस यहां लिखेंगे टेम्परेचर, पहले लिख देता हूं प्रेशर, और प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर should be high, that is solution shows ideal behavior। तो इस तरीके से ये भी एक लिमिटेशन है कि प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा हो और उसमें सोल्यूबल हो जाए पूरी कंप्लीटली, तो गैस आइडियल बिहेवियर को शो करे। और आपको मालूम है आइडियल बिहेवियर जनरली डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये थी लिमिटेशन हेनरी लॉ की। आप चाहें तो इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये 4th पॉइंट कर दूंगा इसको, ये 4th पॉइंट। तो ये थी हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।